हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एवरीथिंग फाइन? स्टडीज चल रही हैं? चालू रखिए, वीडियोस देखते रहिए। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरीज, जिसमें थी न्यूटन्स कॉर्पस स्केलर थ्योरी, हॉयगन्स वेव थ्योरी, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, देन हॉयगन्स का प्रिंसिपल। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, और अगर नहीं आता होगा आपको तो लाइक ये वीडियो देखने से पहले पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करो, उसके बाद ही आप ये अटेंड करना, अदरवाइज आपको कुछ समझेगा नहीं। ठीक है, फिर भी आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए, बट बेटर रहेगा अगर आपने पिछली चीजें रिवाइज की हैं तो ये चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन हॉयगन्स प्रिंसिपल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन हॉयगन्स प्रिंसिपल। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, क्योंकि आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, आप ऑलरेडी स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो व्हाट इज रिफ्लेक्शन। आपको 6th-7th में ही स्टार्ट इंट्रोड्यूस कराया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। यह बहुत कॉमन सी एक्टिविटी है जो डे टू डे रूटीन में आप उसको देख सकते हो। लाइट का किसी सरफेस पे फॉल होना और रिफ्लेक्ट होना, लाइक मिरर। मिरर में हमको हमारी इमेज दिखाई देती है, दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। डायमंड पे लाइट पड़ती है तो वो ग्लिटरिंग इफेक्ट आता है, दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज हैं जो डे टू डे रूटीन में हम देखते हैं, एंड दे आर बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। स्कूल लेवल तक जो आपको रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल मोनोक्रोमैटिक लाइट। फॉर एग्जांपल बताता हूँ चीजें आपको, पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर उसके बाद हम वापस इस प्रिंसिपल पे आएंगे। एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? सपोज अगर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फॉर एग्जांपल मिरर, तो लाइट if falls obliquely on this surface, it bounces back in the same medium. This phenomenon is known as reflection of light. Light ray falls obliquely on any surface and bounce back in the same medium, that is called reflection of light. This ray is known as incident ray. जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है that is called as reflected ray. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मैं अगर एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूं तो दिस इज नोन एज नॉर्मल। अब देखो इसमें बहुत सारे एंगल्स बनते हैं और उन एंगल्स का आपस में कुछ म्यूचुअल रिलेशन भी है, वो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आपको। सबसे पहले चीज, दिस एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस एक एंगल यहाँ पे भी बनता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज ग्लैंसिंग एंगल। सो ये तीन एंगल है। सो जनरली इनके बीच में कुछ म्यूचुअल रिलेशंस हैं, और जहां पे भी रिफ्लेक्शन होता है ये रिफ्लेक्शन कुछ प्रॉपर्टीज को हमेशा रिटेन करके रखता है, एंड दोज आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज में बता दूं तो लॉज में देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन, किसी भी सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, तो रिमेंबर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आई और आर की वैल्यू हमेशा सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल के लेफ्ट में 30 डिग्री है तो नॉर्मल के राइट में भी 30 डिग्री रहेगा, लेफ्ट में 45 तो राइट में भी 45 होता है, फिक्स्ड। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये कुछ 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं है जैसा आपको दिख रहा है इन अ गिवन प्लेन, पूरा का पूरा डायग्राम एक सिंगल प्लेन में, मतलब 2 डायमेंशनली है। सो रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल एंड इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। थर्ड वाला आता है अबाउट द मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का अगर आप मीडियम देखोगे तो दो के दोनों सेम मीडियम में है, मतलब ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। लाइट फर्स्ट मीडियम से आ रही है, वापस फर्स्ट मीडियम में चली आ रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मीडियम आल्सो रिमेन्स सेम। सो पॉइंट ऐसा बनता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाई इन द सेम मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द नॉर्मल। यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ये 3 पॉइंट। आपको स्कूल लेवल में सारा डायग्राम इस तरह से दिखाया जाता है सिंगल मोनोक्रोमैटिक लाइट रे के रिस्पेक्ट में, बट इसी चीज को आपको 12th में पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है आप ऑलरेडी जानते हो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और थर्ड वन प्लेन वेव फ्रंट। और ये पूरा एक्सप्लेनेशन अब मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू प्लेन वेव फ्रंट दिखाने वाला हूँ। सो प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है एग्जैक्टली आपको फिर से मैं बता देता हूँ ब्रीफ में, जो आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। सपोज अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल टू ईच अदर आती है दिस वे। सपोज यहाँ पे सोर्स है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो अगर ये लाइट ट्रेवल कर रही है और सडनली आपने किसी लाइट रेज को कहीं पे स्टॉप कर दिया,
तो ये जो आपको प्लेन सरफेस मिलता है दिस इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। और अब ये डायग्राम मैं सिंगल लाइट रे को ना यूज करके इस तरह का एक प्लेन वेव फ्रंट यूज करूंगा और उस प्लेन वेव फ्रंट से आपको प्रूव करके दिखाऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो चलते हैं अपने अब मेन टॉपिक पे। ये जो कुछ बताया मैंने वो आपका एक ब्रीफ रिवीजन था। क्या था? ब्रीफ रिवीजन, ताकि आपको अगर आप भूल गए हो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आपको यहां से याद आ गया होगा। सो इन्हीं लॉज को हम फिर से प्रूव करेंगे बट कंप्लीटली इन अ डिफरेंट वे, कंप्लीटली एक नया थियरी होगा। सो देखने के लायक। तो चलो फटाफट समझ लेते हैं इसको एग्जैक्टली क्या है और कैसे इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कि जिसके पे लाइट फॉल होने वाली है। तो ये है हमारे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, फाइन, लाइक मिरर। अगर इस पे लाइट फॉल होती है तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। एक प्लेन वेवफ्रंट आप इस पे फॉल होगा ऑब्लिकली। प्लेन वेवफ्रंट आपने देखा इसे मदद से मल्टीपल लाइट रे से बनता है। तो मैं सिर्फ अभी दो लाइट रे चूज करूंगा। सपोज वन प्लेन वेवफ्रंट इज फॉलिंग ऑब्लिकली लाइक दिस वे which is bounded by two light rays. Light rays को मैं नाम दे देता हूं। Suppose this is P, A, Q, B. अब देखो जब ये फर्स्ट लाइट रे सरफेस पे फॉल होगी उस समय पोजीशन ऑफ द लास्ट लाइट रे विल बी समवेयर हियर एट पॉइंट B। क्योंकि ये दोनों लाइट रेज तो एक साथ चलेंगे ना, दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन और भी सेम वेलोसिटी से और हमेशा इस तरह से साथ में चलती रहेंगी। तो जब ये प्लेन वेव फ्रंट मतलब ये आपका प्लेन वेव फ्रंट ए बी इस तरह से ऑब्लिकली फॉल होगा तो डेफिनेटली सबसे पहले पॉइंट ए टच करेगा सरफेस एक्स वाई को। जैसे ये पॉइंट टच करेगा सरफेस पे अब ये डायरेक्शन चेंज करेगा। बट एज यू नो कि पॉइंट ए इज अ वेव फ्रंट ऑन सरफेस ए बी इज अ वेव फ्रंट, ठीक है, और उसका एक पॉइंट है ए। अकॉर्डिंग टू हॉयगन्स प्रिंसिपल, हॉयगन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट and it emit light waves in all the possible directions. So मतलब अगर ये पॉइंट इस लाइट एमिट नहीं हो रही है तो वो मल्टीपल जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस है सब में लाइट निकलेगी। ऑब्वियसली सेकंड मीडियम में नहीं जाएगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट को इस मीडियम में आने नहीं देगा, सारी लाइट बैक डायरेक्शन में जाएगी। बट उस मल्टीपल डायरेक्शंस में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लाइट कहीं भी जा सकती है, किसी भी एंगल पे टर्न ले सकती है और लेती भी है। बट हमको उन सारी लाइट रेज से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ चाहिए वो एक सिंगल लाइट रे जो इस PA के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करके दिखाए। तो पॉइंट ये है कि अब वो एक सिंगल लाइट रे आपको मिलेगी कहां से? क्योंकि हॉयगन ने तो बोल दिया यहां से एक हजारों लाखों लाइट रेज निकलेंगी मल्टीपल डायरेक्शंस में और भी सेम वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी से ये ट्रैवल करके आएंगे। तो वो एक सिंगल लाइट रे को चूज करने का या सिलेक्ट करने का एक बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, बताता हूँ क्या है। देखो इसको अब फिलहाल अभी यहीं पे होल्ड करते हैं, चलते हैं लास्ट लाइट रे। लास्ट लाइट रे क्यू भी डेफिनेटली वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहेगी और जब फाइनली एक सर्टेन टाइम के बाद इट विल फॉल ऑन द सरफेस एक्स वाई। सपोज ये कहां पे फॉल होती है? पॉइंट सी पे। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? b to c का डिस्टेंस ट्रैवल किया। सपोज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस गिवन मीडियम इज v और ये b to c ट्रैवल करने में टाइम लगा t सेकंड का। तो आई कैन से लेंथ bc इक्वल्स टू वेलोसिटी v इनटू टाइम। तो डेफिनेटली b to c का जो वैल्यू है vt के बराबर है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, ठीक है। सो टाइम t सेकंड में लास्ट लाइट रे ने b to c तक ट्रैवल किया। अब मेरा क्वेश्चन अच्छी तरह से सुनो, जब ये लास्ट लाइट रे b to c ट्रैवल कर रही होती है t सेकंड में तो एग्जैक्टली उतने ही टाइम ड्यूरेशन में पॉइंट ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेव्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो भी सेम मीडियम में? इक्वल टू vt, लेस देन vt और मोर देन vt। सोच लो, मैं फिर से टाइम दे रहा हूं 2 सेकंड 10 सेकंड का आपको। जब लास्ट लाइट रे b to c ट्रैवल कर रही होती है तो एग्जैक्टली उतने ही सेम ड्यूरेशन में पॉइंट ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेव्स ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो bc से कम, bc से ज्यादा या bc के बराबर। समझा? अब आपने सोच लिया होगा तो अपना आंसर आप खुद से क्रॉस वेरीफाई कर लेना मेरे आंसर से, मैं बता रहा हूं क्या होगा। देखो जब लास्ट लाइट रे b to c तक ट्रैवल करती है तो एग्जैक्टली इन द सेम ड्यूरेशन यहां से निकलने वाली लाइट रे ने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा। कितना? इक्वल टू bc और vt। रीजन? मीडियम सेम है, मीडियम सेम है, वेलोसिटी भी सेम होगी, वेलोसिटी सेम है तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस होगा क्योंकि डिस्टेंस इक्वल्स होता है वेलोसिटी इनटू टाइम।
तो दोनों लाइट रेज का सेम वेलोसिटी है, दोनों को मैंने सेम टाइम भी अलॉट किया है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस से दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ए से जो निकलने वाली सेकेंडरी लाइट रेज रहेंगी जो मल्टीपल डायरेक्शन में निकल रही है वो भी एग्जैक्टली इक्वल टू बी से डिस्टेंस कवर करेंगे। मतलब मुझे ये पता चल गया कि जब ये बी से सी ट्रेवल करेगी तो इतना ही डिस्टेंस यहाँ से निकलने वाली लाइट रेज ने भी किया होगा, ठीक है। बट अभी मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, डायरेक्शन तो बता दिया ना, मल्टीपल डायरेक्शन, बट मुझे चाहिए सिर्फ वो एक लाइट रे जो इसके लॉस को प्रूव करके दिखाए। तो वो लाइट रे कैसे मैं बनाना है बताता हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, इतना तो कंफर्म हो गया कि यहां से निकलने वाली लाइट रे ने इतना डिस्टेंस कवर किया टाइम t सेकंड में। तो आपको क्या करना होता है, देखो, यूजिंग राउंडर मेजर द लेंथ BC, ठीक है, मेजर लेंथ BC, टेक दैट लेंथ BC एज अ रेडियस और पॉइंट A को सेंटर कंसीडर करके आप एक सेमी सर्कल प्लॉट कर दो। तो आपको कुछ ऐसा सेमी सर्कल मिलेगा, कुछ यहां से जाता हुआ। अब इस सेमी सर्कल का सिग्निफिकेंस क्या है, इस सेमी सर्कल का सिग्निफिकेंस ये है कि t सेकंड में यहां से निकलने वाली लाइट रेज ने जो भी डिस्टेंस कवर किया होगा उस सेमी सर्कल के रेडियस के बराबर ही होगा। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, नो डाउट, बट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर ही होगा, ठीक है। ये था सिग्निफिकेंस ऑफ द सेमी सर्कल। अब ये सेमी सर्कल आपको हेल्प करेगा उस सिंगल लाइट रे को फाइंड आउट करने में। उसके लिए क्या करना होता है, आप इस पॉइंट C से इस सेमी सर्कल पे एक टेंजेंट प्लॉट कर दो। अगर आप यहां से एक टेंजेंट प्लॉट करोगे तो वो कुछ ऐसा टच करता हुआ जाएगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंजेंट टच कर रहा है, टेक दैट पॉइंट एज D और A को D से कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दो। यही है आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे फॉर PA। गॉट इट? This light ray AD is definitely the reflected one for PA, और यही आपको उस लॉ को प्रूव करके दिखाएगी I equals to R। Once we got the reflected light ray for the first light ray, उसके बाद क्या होगा, C के साथ भी वही होगा ना, C भी यहाँ से फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो डेफिनेटली अब उसके लिए आप इतना सारा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूँ। अगर दो पैरेलल लाइट रेज फॉल हो रही है एक सरफेस पे ऑब्लिकली, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो दे रिमेन पैरेलल। तो आपको क्या करना है, अब C to D का जो विड्थ है उसके विड्थ के बराबर का डिस्टेंस लेके यहां से आप इसके लिए पैरेलल लाइट रे प्लॉट कर दो। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब इसको हमने नाम दिया था PQ AB CD, अब इसको नाम दे सकते हो RS। ये है डायग्राम फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, क्लियर? इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब इसी में आपको सारी चीजें दिखानी है जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं A to D क्या है। मैंने BC को रेडियस एज्यूम किया था और सेमी सर्कल बनाया था, तो AD एक्ट एज अ रेडियस, तो लेंथ ऑफ AD इज आल्सो इक्वल टू BD। ये फर्स्ट स्टेप नंबर 2। अब इसी डायग्राम में मुझे प्रूव करके दिखाना है वो सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रूव करने के लिए लॉजिक देखो, डायग्राम समझ में आया? होप इट इज वेरी क्लियर। नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना और उसके बाद आगे से कंटिन्यू करना। अब ये दो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट A और पॉइंट C। मैं यहां पे एक नॉर्मल प्लॉट करता हूं, लेट इट बी M डैश, सेकंड नॉर्मल यहां पे है N डैश। अब अगर ये नॉर्मल है, ये PA इंसिडेंट है, तो ऑब्वियसली ये बना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से ये नॉर्मल है और CR आपका रिफ्लेक्टेड वेव है, तो ये बना आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल। अब आपके पास बीच में देखोगे दोनों नॉर्मल के बीच में तो दो ट्राइंगल है, ABC और ADC, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल B ऑलरेडी 90 है और ये टैंजेंट और रेडियस का एंगल तो आपको पता ही है 90 बनता ही है। सो दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन रहे हैं ABC और ADC। फ्रॉम दिस ज्योमेट्री ऑफ द डायग्राम, फ्रॉम दिस ज्योमेट्री ऑफ द डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये जो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है ना, डेफिनेटली ये एंगल BAC के बराबर होगा। एंगल BAC की वैल्यू किसके बराबर होगी? I के बराबर। तो इस ट्राइंगल ABC में आप ऐसे लिख सकते हो, मेजर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I। उसी तरह से ये राइट साइड में देखो, अगर ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो एंगल DCA, ट्राइंगल ADC के अंदर दिस वन एंगल DCA, मेजर एंगल DCA इज इक्वल टू होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब बहुत बेसिक ज्योमेट्री है, आपको स्कूल लेवल में बता दी जाती है, इतनी ज्योमेट्री आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो BAC का वैल्यू भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, और अगर ये वाला एंगल R के बराबर है तो DCA का वैल्यू R के बराबर होगा।
अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज को। I इक्वल्स टू आई कैसे आया, आप यहाँ पे देख लो। थोड़ा सा डायग्राम को मैं चेंज कर रहा हूँ, इलेबोरेट कर रहा हूँ। ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। दिस इज R, ये वाला एंगल। फिर यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया हुआ है, दिख रहा है, पॉइंट बी का 90 डिग्री का। फिर उसके बाद दूसरा एंगल है, ठीक है। मैंने इस एंगल को बी ए, ये सपोज यहाँ पे सी जा रहा है, इसको नाम दे दिया आर। कैसे होगा ये एंगल इसके बराबर कैसे हो सकता है? लॉजिक इज वेरी क्लियर। अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी 90 है ना। मान लो ये मिडिल वाला एंगल मुझे नहीं पता है, उसकी वैल्यू x है, i और x को मिला के 90 बन रहा है, क्लियर ना। उसी तरह से अब एंगल BAC देखो, एंगल BAC को अगर मैं x के साथ ऐड कर दूं तो क्या आएगा? वापस 90 मिलेगा। एंगल BAC प्लस x इज ऑल्सो 90 एंड एंगल I प्लस x इज ऑल्सो 90। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसा नंबर है जो x के साथ ऐड करोगे, x को इसके साथ ऐड करोगे तो भी 90 आता है, x को I के साथ ऐड करोगे तो भी 90 आता है, मतलब ये डेफिनेटली I के बराबर ही होना चाहिए। उस बेस पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I के बराबर है और उसी वही सेम लॉजिक यूज करके आप R को इसके बराबर यहाँ पे लिख सकते हो। फाइन। अब ये सब चीजें आपको वहां पर प्रूव करके नहीं दिखानी होती, क्योंकि अंडरस्टूड है कि आप 12th के स्टूडेंट हो, इतनी ज्योमेट्री आपको आती होगी, ठीक है। सो ये था डायग्राम में मैंने अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ट्राइंगल के अंदर ले लिया, यहाँ पे I, यहाँ पे R। अब मेरा एम ये है कि मुझे प्रूव करके दिखाना है कि I इक्वल्स टू R होगा। इसके लिए मैं हेल्प लूंगा ये दो ट्राइंगल्स की, ABC और ADC की, और इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके आई कैन प्रूव कि I इक्वल्स टू R होगा। देखो यहाँ पे प्रूव। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC मुझे तीन चीजें सिमिलर बनानी पड़ेगी जिसको इक्वल करनी होगी। सबसे पहले चलते हैं, दोनों का आप यहाँ पे देख लो डायग्राम में, दोनों का बेस कॉमन है, तो इसका लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC। डेफिनेटली कॉमन बेस है, बता दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। AC इक्वल्स टू AC। दूसरा चीज, दोनों के टॉप एंगल 90 है, मेजर एंगल B इसका इक्वल टू D, दोनों 90। इसको आप लिख सकते हो कॉमन बेस, याद रहे आप इसके लिए, कॉमन बेस, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री। अब एक थर्ड चीज चाहिए जो इक्वल हो। थर्ड इक्वल क्या है? स्टेप नंबर 1 और 2 देख लो। इस ट्राइंगल का BC का वैल्यू और इस ट्राइंगल का AD का वैल्यू सेम है, तो लेंथ ऑफ BC इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AD एंड बोथ आर इक्वल्स टू BT। अब ये तीन प्रॉपर्टी ABC के बेस पे आई कैन से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। और अगर ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज कर सकते हो आप, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, और अगर ये सिमिलर है तो डेफिनेटली देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स I will be equal to R. So therefore angle BAC equals to angle DCA and that is nothing but angle of incidence equals to angle of reflection. यही तो प्रूव करना था ना हमको। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल, दिस इज प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ। फाइन। बाकी के जो दो लॉ होते हैं वो आपको डायग्राम में प्रूव करके दिखाने होते हैं। बाकी के दो डायग्राम क्या थे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। कॉमन सेंस है, हमने पूरा डायग्राम 2 डायमेंशन में प्लॉट किया हुआ है। ऐसा कहीं मैंने आपको बोला नहीं कि 3 डायमेंशनल है, वैसा इमेजिन करो। एवरीथिंग वाज इन 2 डायमेंशन। सो ये 2 डायमेंशन है, सब कुछ सेम प्लेन में। थर्ड पॉइंट क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इन द सेम प्लेन, सॉरी सेम मीडियम। ऑब्वियसली दोनों सेम मीडियम है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कहीं मीडियम चेंज नहीं हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक नॉर्मल के लेफ्ट में, एक नॉर्मल के राइट में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाई इन द सेम मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द नॉर्मल। यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सिंपल है। क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए आता है, स्टेट एंड प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हॉयगेन्स प्रिंसिपल। एकदम सिंपल सी चीज है, फ्री का मार्क्स है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने जैसा नहीं है। रिफ्लेक्शन आपने ऑलरेडी स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, सिर्फ डायग्राम को थोड़ा सा ट्विस्ट करना था, सिंपल सी ज्योमेट्री यूज करनी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 3 मार्क्स मिल गया। क्लियर? सो अच्छी तरह से इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना। I इक्वल्स टू R, ये आपको पूरा ज्योमेट्रिकली प्रूव करके दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा, और बाकी के लॉज को खाली सेंटेंस फ्रेमिंग करके लिख दो। इसके बाद फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, यही है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ हॉयगेन्स प्रिंसिपल। होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा।
नहीं समझ में आया होगा तो बार बार रिपीट करके आप देख लो, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बट मेरे ख्याल से एक बार ही काफी होगा, आपको इस वीडियो को देख लेना और उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर जाएंगी। ठीक है, सो अभी के लिए फिलहाल इस लेक्चर को एंड करते हैं। सो वीडियोस, जैसे मैं बोलता हूँ, वीडियोस देखते रहिए और पढ़ते रहिए और अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए टू क्रैक द एग्जाम। फाइन, चलो अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।